डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें किसी भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना है। उन्हें ग्रामेटिकल क्वेश्चन में ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छा करने के लिए प्रोनाउन तो अच्छा करना ही होता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास प्रोनाउन की कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसके पीछे मैंने एक और क्लास लिया है, वो वीडियो आप देख लेंगे, जिसमें हमने आपको प्रोनाउन के बारे में बेसिक से जानकारी दी है। आज के इस क्लास में हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन स्टडी करने वाले हैं। आज के इस क्लास का टॉपिक हमारा होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो आइए देखते हैं कि प्रोनाउन को पहले तो हमें ये सीखना है कि प्रोनाउन को कितने पॉइंट्स, कितने भागों में, किन पॉइंट्स के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे प्रोनाउन के सभी काइंड्स का, और आगे प्रोनाउन के कॉमन एरर्स जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, तो उन सब को हल करने के लिए आपके पास प्रोनाउन का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसकी शुरुआत काइंड्स ऑफ प्रोनाउन से आज हम लोग करेंगे। तो पहले हम प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में छोटे छोटे तौर पर, हल्के हल्के तौर पर, सामान्य तौर पर जानकारी लेंगे, और आगे फिर हम इन्हीं काइंड्स को काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर पहला और सबसे फर्स्ट का प्रोनाउन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रोनाउन है। सबसे फर्स्ट का प्रोनाउन जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ, ये हमारा प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। तो शुरुआत करेंगे बाबू पर्सनल प्रोनाउन से। जैसा कि इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और मुख्यतः व्यक्तियों के लिए आता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड सेशन में जो प्रोनाउन हमारे सामने आएगा दूसरा प्रोनाउन के रूप में, वो पजेसिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से आगे हमें प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जानकारी रखनी होगी, एम्फैटिक प्रोनाउन की जानकारी रखनी होगी। ये तो हो गया कि प्रोनाउन कौन कौन है। तो सबसे पहले हमारा पर्सनल प्रोनाउन, देन पजेसिव प्रोनाउन, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद अभी प्रोनाउन की और भी संख्या आएगी, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन शामिल होगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आप देख सकते हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी शामिल होगा, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी शामिल होगा। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देख सकते हैं, और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन इसके बाद हमें पढ़ना होता है। रेसिप्रोकल तो कौन कौन सा प्रोनाउन आया फिर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। मैं आपको इन सभी प्रोनाउंस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से प्रोनाउन हमें स्टडी करने हैं। तो इस सेशन में अभी आप पहले प्रोनाउन के बारे में परिचित होने के लिए सबसे पहले उनके काइंड्स के बारे में जान लें। तो अभी हमारे पास इनके अंतर्गत अगला प्रोनाउन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और फिर रिलेटिव प्रोनाउन। ओवरऑल अगर हम पूरे मामले को फिर से देखें तो हमारे स्टडी के लिए आने वाले प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फोर्थ एम्फैटिक प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवंथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एट्थ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, नाइन्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, 10th इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। इन 11 प्रोनाउंस को जिन बंदों ने अच्छे से कमांड कर लिया, उनका प्रोनाउन का कैसा भी कॉमन एरर या कैसा भी फिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, किसी भी तरह से ग्रामर पर आधारित प्रश्न होगा, तो उनका वो बन जाएगा। दूसरी बात कि कई बच्चों को PQRS में प्रॉब्लम आती है, जिसको कि ग्रामर की भाषा में हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये बच्चे को प्रॉब्लम आने का एक बड़ा रीज़न प्रोनाउन में पकड़ कमज़ोर होनी भी हो सकती है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट में काफ़ी हद तक मदद करता है ये पता करने में कि कौन सा सेंटेंस का क्रम, कौन सा सेंटेंस का PQRS में ऑर्डर क्या होगा। और कॉमन एरर्स के अलावा, इसके अलावा फिलर्स में और अन्य जगह पर सेंटेंस अरेंजमेंट में हम प्रोनाउन के इन काइंड्स का यूज को देखेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग पहले प्रोनाउन से पढ़ना शुरू करते हैं और बेसिक जानकारी पहले प्रोनाउन की लेते हैं, फिर उन्हें डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो सबसे फर्स्ट प्रोनाउन जो अभी आपके सामने आ चुका है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानना है कि ये प्रोनाउन मुख्यतः व्यक्ति के लिए ही आते हैं, और इनके अंदर आने वाले प्रोनाउन होते हैं आई,
वी, यू, ही, सी, इट और दे। दूसरी भाषा में कहा जाए तो आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे को ही ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना गया है। इनको यूज करने के लिए व्यक्ति को पर्सन की भी जानकारी होनी चाहिए। पर्सन जो होता है, पर्सन के अंदर 3 पर्सन ग्रामर में रखे गए हैं, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। बहुत ही मज़े से पढ़ो दोस्तों। यहाँ पर आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक प्रोनाउन की जानकारी मिल जाएगी। एकदम जीरो से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है स्पीकर को। हमारा स्पीकर 2 ही हो सकता है, एक आई और दूसरा उसका प्लरल यानी वी, यही दोनों फर्स्ट पर्सन है। और जो लिसनर होता है ना बाबू, जो सुनने वाला होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो आपका दोस्तों जो सुनने वाला होता है वही लिसनर होता है। और हमारा जो लिसनर है वो यू है। यू को ही सेकेंड पर्सन के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रोनाउन या नाउन हैं वो सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसमें ही भी शामिल है, सी भी शामिल है, इट भी शामिल है और दे भी शामिल है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन्स के लिए आता है, मुख्य तौर पर व्यक्तियों के लिए आने वाला प्रोनाउन है, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इसके बाद एक भी नहीं। पर्सनल प्रोनाउन में इसे पर्सन के आधार पर ग्रामर में 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है, जिसमें पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और तीसरा हमारा थर्ड पर्सन होता है। जो बोलता है ना बच्चों, जो बोलता है ना स्टूडेंट, जो बोलता है ना फ्रेंड्स, वही हमारा स्पीकर होता है और वो फर्स्ट पर्सन होता है। उसमें आई और बी शामिल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो सुनते हैं, जो लिसनर होते हैं, उसमें सिर्फ एक आते हैं यू, और यही सिंगुलर भी होता है और प्लरल भी, ये हमारा सेकेंड पर्सन हो गया। इसके अलावा दुनिया का जितना भी नाउन प्रोनाउन है ना, सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जो चर्चा में रहते हैं, जिनके बारे में बातें होती है, जो कंसर्न्ड होते हैं, वो सभी हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो कितना आसान है, हम लोग आसानी से जान गए कि आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक आई, बी स्पीकर जो कि फर्स्ट पर्सन है, दूसरा कि यू जो कि लिसनर है, सेकेंड पर्सन है, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अभी जो हमारी जानकारी हुई वो किस बात को लेकर हुई? तो पर्सन को लेकर हुई। तो पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन अलग नहीं है। पर्सन को पर्सनल प्रोनाउन से जोड़कर पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आप पर्सनल प्रोनाउन को मजबूत कर सकते हो। तो अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन का मामला यहाँ क्लियर हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन को इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए अब हम लोग आगे फिर पर्सनल प्रोनाउन को फिर से एक एक प्रोनाउन को बहुत समय देकर पढ़ना होगा। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। तो अभी हम पर्सनल प्रोनाउन से परिचित हो गए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोनाउन की ओर। दूसरा प्रोनाउन बाबू जो हमारे लिस्ट में है डियर स्टूडेंट्स, तो दूसरा प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी हमारे लिस्ट से, वो पर्सनल प्रोनाउन के बाद पजेसिव प्रोनाउन हमारे सामने है। पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण पर्सनल प्रोनाउन से ही किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन का ही रूप होता है। आगे हम पर्सनल प्रोनाउन को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम केस पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप माई होता है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पजेसिव प्रोनाउन है और उसका रूप माइन होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव वाला रूप अस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप आवर होता है, और नो डाउट पजेसिव प्रोनाउन का रूप आवर्स ही होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो ये पजेसिव प्रोनाउन के ही रूप लिखे गए हैं, और आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, बी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। बताने के लिए यहाँ जानबूझकर लिखा है कि जैसे बच्चे लिखते आएंगे वैसे लिख देंगे। तो इट का जो इट्स होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव का रूप होता है, इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म गॉन होता है, नहीं होता है, ये सिर्फ आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में ही यूज होता है। पजेसिव में ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होगा, जिसको आगे डिटेल से हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा पजेसिव प्रोनाउन दे से बनने वाला कौन होता है? दियर्स। तो हमारे लिस्ट में पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन होंगे? पहला माइन, दूसरा आवर्स, तीसरा आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स,
चौथा आपका फोर्थ पजेसिव प्रोनाउन हो गया हिज, फिफ्थ आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया हर्ष, और सिक्स्थ पजेसिव प्रोनाउंस हो गया डियर्स। ध्यान रहे इस लिस्ट में इट्स को शामिल नहीं किया है क्योंकि इट्स पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आज के इस क्लास में हम लोग सर्वप्रथम हर तरह के एवरी टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे और उनसे परिचित होंगे, और फिर इन्हीं सारे प्रोनाउंस को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में कि हम कॉमन एरर्स बना सके, फिलर्स बना सके और प्रोनाउन के हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना सकें। और इसके लिए शुरुआती दौर पर मैं उन विद्यार्थियों से शुरू करता हूं जिनका नॉलेज अभी प्रोनाउन के कंसर्निंग जीरो है, ताकि वो एट फर्स्ट प्रोनाउन के डिफिनेशन को जाने और तब प्रोनाउन के सभी काइंड्स को जाने, और फिर उन्हें ये जानकारी हो कि किस काइंड्स में कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से इतने देर की स्टडी में हमने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत जो हमारा प्रोनाउन है वो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है, तथा पजेसिव प्रोनाउन में इन्हीं से बनने वाले प्रोनाउन को हम लोग स्टडी करते हैं। और वो हमारे प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं पजेसिव, वो है माइन, आई से बनने वाले, आवर्स, वी से बनने वाले, योर्स, यू से बनने वाले, हिज, ही से बनने वाले, हर्ष, सी से बनने वाले, इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, और दियर्स प्रोनाउन है वो दे से बना है। तो हम अब तक 2 प्रोनाउन सीख चुके हैं, पर बाबू ध्यान रखना होगा डियर स्टूडेंट, सफ़र लंबा है, हमें कई सारे प्रोनाउंस के बारे में अभी और जानना है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखने के उद्देश्य से आप पूरा देखेंगे जब भी आपको समय मिलता हो। आइए अब हमारे सामने हमारे लिस्ट में एक नया प्रोनाउन शामिल होना चाहता है, और ये प्रोनाउन मैं आपको बता दूं, ये प्रोनाउन हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ध्यान रखें कि पर्सनल प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग भी हम पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर ही करेंगे, और पर्सनल प्रोनाउन से ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिराइव करेंगे, बनाएंगे, है ना। आगे फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप जानें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है स्वयं के अर्थ में या खुद के अर्थ में। जब हम बोलते हैं मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, मैं स्वयं ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, वे लोग स्वयं गलतियाँ करते हैं, वे लोग खुद गलतियाँ करते हैं, तो इस स्वयं या खुद का अंग्रेजी देने के लिए, इंग्लिश देने के लिए जिस प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसका निर्माण पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ कर किया जाता है, जिससे अभी हम आप परिचित होंगे और आगे चल के डिटेल से इसको यूज करना सीखेंगे। तो अगर आपने आई से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डिराइव करना है तो याद रखना बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, आई से बनने वाला माई सेल्फ। आई के बाद फर्स्ट पर्सन में वी भी शामिल होना चाहेगा, और बी से बनने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स हो जाएगा, क्योंकि वी प्लरल है तो इसके साथ प्लरल वाला फॉर्म सेल्व्स यूज होगा। आई सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वाला फॉर्म सेल्फ यूज होगा। यू की बात करें अगर, तो जब यू सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि यू यहाँ सिंगुलर है, तो इसमें हम योर सेल्फ का यूज करेंगे, और जहाँ यू स्पष्टतः प्लरल होगा वहाँ हम इसके प्लरल फॉर्म योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। ध्यान रहे माई सेल्फ की हिंदी भी खुद या स्वयं ही होगी, आवर सेल्फ्स की भी हिंदी खुद या स्वयं ही होगी, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स की भी हिंदी खुद या स्वयं ही होगी। ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि कब हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं के लिए माई सेल्फ होगा। अगर हमारा वाक्य का सब्जेक्ट वी है तो स्वयं के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होगा। इसी तरह आगे भी अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम बच्चों ध्यान रखो वहां पर हिम सेल्फ करेगा। इसी तरह से अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम वहां हर सेल्फ करेगा। और अगर इसी तरह इट हमारे वाक्य का सब्जेक्ट बनता हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम इट सेल्फ करेगा। यही नहीं, कभी कभी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट दे भी बनेगा तो उस समय हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होगा, है ना। और तो और कई एक केसेस में ऐसा भी होगा कि हमारा प्रोनाउन का कार्य वन कर रहा होगा तो वन के लिए आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा। ये अलग से है, पर्सनल प्रोनाउन के अलावा एक वर्ड है, ये
आगे आप सीखोगे इंडिफिनिट प्रोनाउन है वन, और इससे भी हम सिंगुलर होने के कारण सेल्फ जोड़कर इसमें स्वयं का मीनिंग देते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर जितने भी सेल्फ लगे हुए शब्द हैं सबकी हिंदी वही है, स्वयं या खुद, पर ये वाक्य के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जहां सब्जेक्ट आई है तो स्वयं का मीनिंग माई सेल्फ देगा, जहां सब्जेक्ट ही है तो स्वयं का मीनिंग हिम सेल्फ देगा। इसी तरह से आगे फिर इन चीजों को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक प्रोनाउन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पर आज का क्लास हमारे बेसिक को बूस्ट करने के लिए है, पहले हमारे प्रोनाउन के कंसर्निंग बेस बनाने के लिए है, फाउंडेशन बनाने के लिए है, इसलिए आपको हर एक प्रोनाउन के बारे में पहले बेसिक जानकारी दी जा रही है। बाबू, अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ठीक हो चुका है, जो कि आप यहाँ से दोहराने के लिए देख सकते हो, एक बार फिर से हमने आपके लिए तैयार किया हुआ है, एक बार आप यहाँ से फिर से इसे देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि आई के लिए हमने क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया है, तो माई सेल्फ्स। वी के लिए क्या बनाया है, आवर सेल्फ्स। यू के लिए योर सेल्फ्स यहाँ सिर्फ लिखा है, पर जब यू आपका सिंगुलर के रूप में आएगा तो ध्यान रखना वहाँ पर क्या यूज करना है, योर सेल्फ यूज करना है, मतलब इसके लिए दोनों होता है। ही के लिए हमारे पास क्या है, हिम सेल्फ। सी के लिए क्या है, हर सेल्फ। इट के लिए इट सेल्फ, और इसी तरह से दे के लिए देम सेल्फ्स, और वन के लिए वन सेल्फ्स है। इतने ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे वह जानता है, तो ऐसा लगा ना कि ही नोज, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का अभाव है, वाक्य अपने आप में अधूरा सेंस दे रहा है, तो किसको जानता है, बताया नहीं, मतलब अपने आप को जानता है, तो ही के हिसाब से यहाँ पर ही नोज हिमसेल्फ होगा। बट अगर सेंटेंस में यही सेम सिचुएशन आई के साथ होती ना, तो आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कुछ दिया नहीं, तो मैं अपने आप को जानता हूं, स्वयं को जानता हूं। तो अगर सब्जेक्ट आई है तो उस केस में हम यहाँ माई सेल्फ यूज कर रहे होंगे। तो आई होप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आपको हो गई होगी, और इसके बारे में फिर डिटेल से कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको डिटेल मिलेगी। अगले वीडियो में एक एक कर सारा प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है प्रोनाउन, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासकर कॉमन ईयर की शुरुआत, बेहतर फाउंडेशन की कॉमन ईयर में शुरुआत प्रोनाउन से ही हो जाती है। आते हैं, चलते हैं अब अगले प्रोनाउन में। ये काफी आसान होने वाला है ये प्रोनाउन जो अभी आपके स्क्रीन पर है, इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन को आप जोरदार सर्वनाम कर सकते हो। आगे आप पढ़ोगे कि ये बल देने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको जोरदार सर्वनाम कह सकते हैं, हम कहते हैं। और इसमें एक बात आसान हो गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन है। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, इट, इस बात को, माई सेल्फ, मैं स्वयं ही इस बात को जानता हूं। यहां पर जो माई सेल्फ है वो आई के काम को वापस उसी पर लौटा दे रहा है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम या स्वयं सूचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर ये मामला ऐसे हो जाए, आई माई सेल्फ नो इट, तो अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। पर उसी को अगर सब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद रखा गया है तो रिफ्लेक्सिव ना कह के इसी का नाम इम्फैटिक हो जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक अलग अलग नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फैटिक प्रोनाउन है। अंतर है तो पोजीशन का, ये जो आता है ये शुरू में आता है, वाक्य के आरंभ में आता है, और ये जो आता है अंत में आता है, verb के बाद आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो जो आपने प्रोनाउन सेम प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को प्लेस कर दिया शुरू में तो वो बन जाएगा इम्फैटिक, और अंत में रखा तो ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव इज इक्वल टू इम्फैटिक, जो रिफ्लेक्सिव है वही इम्फैटिक है, सिर्फ उसके पोजीशन में अंतर है। यहाँ अंत में आया तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, और यही प्रोनाउन आपका शुरू में ही आ गया, सब्जेक्ट के बगल में ही आ गया, तो उस समय ये इम्फैटिक हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में नया सीखने को नहीं है, मतलब कोई नया वर्ड नहीं है। यही सेल्फ लगे हुए शब्द रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, और अपने प्लेसमेंट या पोजीशन के हिसाब से इन्हीं का प्रयोग करते समय हम इनको इम्फैटिक के रूप में भी जानेंगे, जिसको फिर आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एक एक कर। अब इम्फैटिक प्रोनाउन समाप्त हो गया, इसके बाद हमारे स्क्रीन पर एक नया प्रोनाउन आज ही चर्चा के लिए मौजूद है, और ये प्रोनाउन हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे इसको शुद्ध हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रोनाउन है। किसी भी एक्शन के इफेक्ट को, ये जो किसी भी एक्शन, किसी भी कार्य के इफेक्ट को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है एक से अधिक के बीच में।
मतलब ये मिनिमम 2 के लिए आता है या 2 से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, लेकिन बांटने के लिए कम से कम 2 तो होना ही चाहिए ना, इसलिए मिनिमम 2 के लिए आता है। अब जैसे आइदर, ये सिर्फ 2 के लिए आ सकता है, इसकी हिंदी ही होती है 2 में से 1, है ना, बहुत पॉपुलर वर्ड है, आपको पता होगा। और नाइदर भी सिर्फ 2 के लिए आता है, इसका अर्थ है 2 में से कोई नहीं। तो अल्टीमेटली ये कोई नहीं का बोध करा रहा है, मतलब ये 0 का बोध करा रहा है और ये 1 का बोध करा रहा है। तो इस हिसाब से ये दोनों ही सिंगुलर हुए, सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे। और ईच का मतलब होता है हर एक, हर एक या प्रत्येक। तो सुनने में तो लगता है बहुत सारे लोग, लेकिन ये बहुत सारे लोगों का बोध एक बार में नहीं बल्कि एक एक करके कराता है, इसलिए इसको भी सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। तो जैसे अगर हम बोलते हैं ईच हैज़ ए पेन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहे होंगे और सबके पास पेन है, मतलब प्रत्येक के पास एक कलम है, हर एक के पास एक कलम है। तो नेचुरली ये दिखा तो रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उनका बोध एक एक करके करा रहा है, इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में रखा गया है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रखा गया है। अगर हम कहते हैं आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम है, ठीक है, मेरे पास 2 कलम है, ये सेंटेंस है। और प्रोनाउन तो नाउन के बदले ही आता है। अब हम इस पेन को इससे रिलेट कराएंगे, मेरे पास 2 कलम है, आइदर राइट्स वेल, दोनों में से कोई अच्छा चलता है, कोई एक अच्छा चलता है। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, चेक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये याद है कि एक अच्छा चलता है। लेकिन जब हमें कहना होगा कि दोनों में से कोई अच्छा नहीं चलता है, तो इसे हम ऐसे बोलेंगे नाइदर राइट्स वेल। अभी हम बोल सकते हैं आइदर इज न्यू, मतलब दोनों में से कोई एक कलम नया है। अब हम कहेंगे नाइदर इज न्यू, अगर हमें कहना है कि नहीं दोनों में से कोई भी कलम नया नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि ईच हो या आइदर हो या नाइदर हो, सभी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और सभी कहीं ना कहीं एक ही का बोध करा पाते हैं, इसलिए सब सिंगुलर हैं, इसलिए इनको वर्ब जो मिल रहा है बार बार वो सिंगुलर वर्ब ही मिल पा रहा है और मिलेगा ही। तो ये बेसिक पकड़ है, इसके बिना प्रोनाउन में एक से सारा चीज़ हर एक प्रोनाउन का डिस्कस कर देना, तो ये शुरुआती विद्यार्थियों के लिए, शुरुआती दोस्तों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा। अभी इसके बाद अगला प्रोनाउन पर कोशिश यही रहेगी कि आज के इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सीख जाएं। अभी इसके बाद अगला प्रोनाउन जो हमारे स्क्रीन पर आया है, जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, ये जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट है इसका मतलब होता है संकेत करना, है ना। ये डेमोन्स्ट्रेट शब्द से बना हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का निर्माण किससे हुआ है? डेमोन्स्ट्रेट शब्द से हुआ है, और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि ये संकेत करने वाला प्रोनाउन है ना। संकेत 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित तो और एक अनिश्चित। तो ये जो है ना, ये डिनोट्स, ये दर्शाता है, ये संकेत करता है डिफिनिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि निश्चित चीज़ों की ओर संकेत करता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, ये निश्चित की ओर संकेत करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अगर ठीक से समझा जाए तो ये एक तरह से डिफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, है ना। और आगे चल के आप पढ़ोगे कि एक ऐसा भी प्रोनाउन होता है जो अनिश्चित ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है, और उसका नाम इसीलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन या इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रखा गया है। आपकी समझदारी के लिए बता दूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ज़्यादा शब्द नहीं है, ये बच्चों वाले शब्द हैं। एक दिस है, दूसरा दैट है, और तीसरा जो इसी का प्लरल है, दिस आपका सिंगुलर हो गया और इसका प्लरल दीज हो गया, है ना। और दैट जो है वो भी सिंगुलर है और इसका प्लरल हो गया कौन? दोज। यही है। इसके अलावे हमारे पास सच शब्द भी हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, जिसकी हिंदी होती है ऐसा, और ये सिंगुलर भाई साहब और प्लरल दोनों तरह से काम ये कर लेते हैं। इनके लिए कोई अलग वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों तरह से काम करते हैं। डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे ही। दिस जो है ये आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, जो नज़दीक है।
और ये जो है डिस्टेंट यानी सुदूर स्थित, आगे जो दूरी पर स्थित है उन ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए आता है। और जाहिर है इसका प्लरल दोज भी दूरी को दर्शाएगा, और वहीं दिज जो है वो दिस का प्लरल है तो नज़दीक चीज़ों को दर्शाएगा। अगर हम कहते हैं कि सामने में कोई चीज़ है, दिस इज़ ए बॉक्स, है ना, दिस इज़ अ बॉक्स, तो बॉक्स सामने में है, नज़दीक में है, ये दर्शाना है। एक ही बॉक्स है तो एक तो बॉक्स सिंगुलर है, दूसरा नज़दीक में है, इसलिए दिस का यूज किया। अगर हम कहेंगे दीज आर माई पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं, आगे देख सकते हो कि इसी कलम को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हमने दीज यूज किया, डिनोट करने के लिए। कलम सामने है, प्रत्यक्ष है और एक से ज़्यादा है, प्लस नज़दीक है, इसलिए दीज रिक्वायर्ड है। अगर हम कहेंगे दैट इज़ माई कार, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कार तो एक ही है, पर ये यहाँ नहीं है, दिख रही है, सामने है पर दूर है। दूर का एक ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम लोग दैट का यूज करेंगे। दोज आर न्यू बुक्स, वो सब नई किताबें हैं। हम अब दिखा तो रहे हैं किताब को, पर किताब पास में नहीं है, दूर में है। ऊपर से ये एक नहीं, एक से ज़्यादा है, प्लरल है, तो इस स्थिति को कंप्लीट करने के लिए दोज का यूज करेंगे। अब इसी प्रकार सच इज द क्वेश्चन दैट, सच इज द क्वेश्चन, सवाल ऐसा है, दैट आई फाइंड इट इजी, कि मुझे ये आसान लग रहा है। ठीक है, तो जब आप ऐसा एग्जाम्पल बनाते हो तो इसमें क्वेश्चन एक ही है तब भी सच ही लगा। और अभी मान के चलो कि सच आर द क्वेश्चंस होता, तब भी हमारे सच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सच प्लरल के लिए भी सही होता, बस वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आगे चेंज हो जाता है ना। तो अभी आपके पास परिचित होने के लिए समय है सभी प्रोनाउन से, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत हमें कुछ शब्द मिले हैं, एक दिस, दूसरा दैट, तीसरा दिज, और फोर्थ वन इज दो, जिसमें 4 शब्द तो हम बचपन से ही परिचित होते हैं, काफ़ी आसान है। एक सच को भी आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसी तरह से। अभी मैंने बता दिया है कि सच का प्रयोग सिंगुलर प्लरल दोनों रूपों में होता है। इसके बाद वर्ब आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है, और इसकी हिंदी ऐसा होती है। ठीक है, तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इस सिचुएशन को और अच्छे समझने हो, सच को देखना, अगर लग रहा होगा कि सच वहाँ अच्छे से पता नहीं चला है तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख दो। जैसे कहेंगे सच इज द सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी है, तो ऐसा का मीनिंग हमने किससे निकाला बाबू? सच से, है ना। ऊपर से सच के बाद इज क्यों लगाया? क्योंकि इसके बाद जिस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है सच, जिसके बदले आना चाह रहा है, वो सिंगुलर है, इसलिए इज लगाया। सच इज द सिचुएशन दैट आई कैन डू नथिंग, परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं हेल्पलेस हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो वहाँ पर ये। अगर हम कहेंगे सच आर द प्रॉब्लम्स, समस्याएं ऐसी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स चुना आपने कि समस्या एक से ज़्यादा है, उनको आप दर्शाना चाहते हो, उनको डिनोट करना चाहते हो, तो सच अभी प्लरल नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको प्लरल वर्ब दिया जा रहा है। सच आर द प्रॉब्लम्स दैट आई कैनॉट सॉल्व देम, ऐसी समस्याएं हैं कि मैं उन्हें सॉल्व नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार से एक आपका अच्छा आउटलुक प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डेवलप हो जाएगा। आगे फिर हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके अंदर। आप पहले से जान रहे होंगे, अच्छा सर सच के बारे में बता रहे हैं तो पढ़े ही हैं, अच्छा आई मी माई माइन मतलब अच्छा पर्सनल प्रोनाउन है तो पढ़े ही हैं। ये जो फीलिंग है ना, ये चीज़ों को सबसे बड़ा चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ मानते हैं कि कड़ा है तो कड़ा लगती है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। और हम मानेंगे कि नहीं ये तो ईजी है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, तो मैंने पहले भी देखा है, तो वो चीज़ें माइंड मान लेता है कि ये आसान है, तो उसको पढ़ना, समझना, दिमाग में रखना, याद कर पाना आसान हो जाता है ना। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे हम बढ़ चुके हैं आपके इसी सेशन में एक नए प्रोनाउन को लेकर, और वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे इंस्पायर करने के लिए आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, है ना। तो अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपसी संबंध सूचक सर्वनाम है। ये आपस के संबंधों को बताता है, ये परस्पर संबंध को बताता है कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या उनसे ज्यादा के बीच में क्या आपसी संबंध है, क्या परस्पर संबंध है ना। मतलब आप कह सकते हो इट डिनोट्स, ये दर्शाता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये जो है आपसी संबंधों को दर्शाता है। अब ये आपसी संबंध किसी भी चीज, जरूरी आदमी के बीच में, कोई घटना के बीच में हो सकती है, वस्तु के बीच में, जानवर के बीच में, किसी के बीच में भी हो सकती है ना। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि इसके अंदर मात्र दो शब्द आते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। दोनों की हिंदी सिमिलर है, सेम है, ईच अदर एंड वन अनदर। इन्हीं को कहा गया है ग्रामर में कि यही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, यही कौन से प्रोनाउंस हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ग्रामर के अंदर इन्हीं को रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी आप समझो कि जो प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके अंदर मात्र दो शब्द हमें डिस्कस करने हैं, एक आपका ईच अदर और दूसरा आपका वन अनदर। ठीक है, एक आपका ईच अदर और दूसरा आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ वन अनदर। दोनों की हिंदी सेम है, दोनों की हिंदी है एक दूसरा। तो जब दोनों की हिंदी एक दूसरा है, जैसे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, राम और श्याम एक दूसरे को जानते हैं, तो ये एक दूसरे की हिंदी जब दोनों दे रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? ईच और ईच अदर जो आप देख रहे हो ये सिर्फ दो के लिए आएंगे भाई। कितने के लिए आएंगे दोस्तों? सिर्फ दो के लिए। और ये जो वन अनदर देख रहे हो, हिंदी तो सिमिलर है लेकिन ध्यान रखना दो से अधिक के लिए ही यूज किए जाएंगे। ये दो से अधिक के लिए, दो से ज्यादा रहेगा तभी आप इसका यूज कर सकते हो। दो में आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में ईच अदर का यूज नहीं कर सकते हो, तब आपको दो से ज्यादा में आप ईच अदर का यूज नहीं कर सकते हो। दो से ज्यादा में वन अनदर और सिर्फ दो के लिए ईच अदर। एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएं तो बेहतर रहेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं रमेश एंड रंजीत, रमेश और रंजीत है ना, जानते हैं, तो यहाँ पर हमारा नो आ जाएगा, नो वन अनदर, एक दूसरे को जानते हैं। मेरे दिमाग में वन अनदर आया, हमने लगा लिया तुरंत से, लेकिन ये मेरा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जो जानने वाले लोग हैं, कंसर्न्ड चर्चे में जो लोग हैं वो दो ही हैं, और दो के लिए आपको पढ़ाया बताया हमने कि वन अनदर गलत है, दो के लिए किसका यूज होगा? ईच अदर। बस ऐसे ही रहता है एग्जाम में, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, हमें पहचानना होता है। लेकिन जब हम कहते हैं वी नो, हम लोग जानते हैं, ईच अदर, तो वी से ये क्लियर नहीं हो पाया कि हम लोग दो ही हैं। भले ही हम लोग दो हों, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। और अगर हमें दो स्पष्ट कर देता हमें कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तब ईच अदर होता। लेकिन इस केस में जब हम लिखते हैं हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो यहाँ पर ईच अदर गलत होता है और इसे सुधारने के लिए वन अदर। फिर एक बार इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे ही जब रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ेंगे, बट बेसिकली इतना काफ़ी बता दिया मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को। आइए अब इस वीडियो में आगे नेक्स्ट प्रोनाउन हम देखते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रोनाउन जो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बेहद आसान है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, इसे आज ही समझा जा सकता है। यही जो मैं बताऊंगा यही इसका कंप्लीट डिटेल है। वाट को एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन आप बोल सकते हैं जब ये सडन फीलिंग ऑफ माइंड को व्यक्त करने के लिए आया हो। तो अगर आपका वाट मन में अचानक आने वाले विचार को व्यक्त कर सके, तो आप उस समय वाट को, सडन फीलिंग ऑफ माइंड जब ये बताए, उस समय आप वाट को एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन समझ लीजिएगा। नरेशन में इसका यूज देखने को काफी मिलेगा और इसके अलावा कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आइए अभी देखते हैं व्हाट, क्या इंडिया वॉन द सीरीज या इंडिया वॉन द मैच, क्या भारत मैच जीत गया, इट मीन्स द पर्सन इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है और आश्चर्यचकित है सुनकर। व्हाट यू गॉट द फर्स्ट प्राइज, क्या तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला, इट मीन्स
ये आप या तो चाहते थे या तो आपने सोचा नहीं था कि इसको मिलने वाला है, आप बहुत प्रसन्न भी हैं और सरप्राइज्ड भी हैं। तो ऐसे सरप्राइजेस को व्यक्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग जब एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ हो रहा हो तो आप समझ जाना कि हमारा व्हाट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इससे ज़्यादा इस व्हाट में कुछ रखा नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा कुछ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में सीखने को रखा है ना। यही हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इसके आगे चलते हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तब तो आगे हम आपको नए प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। जब शुरू किया मैंने सेशन तो आपको लगा वो कितना सारा प्रोनाउन है, बट अभी देखो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ और हम लोग इतने सारे प्रोनाउन से परिचित हो चुके हैं। फिर इन्हें एक एक वीडियो में अलग अलग प्रोनाउन को मैं डिटेल से समझाऊंगा। अगर वीडियो बड़ा हुआ तो एक से ज़्यादा वीडियो भी बनाए जा सकते हैं और कई बार छोटे प्रोनाउन आने पर जिनमें कम पढ़ना है तो एक ही वीडियो में 2-3 प्रोनाउन भी सीख सकते हैं। आइए इस डिटेल को समझते हैं, आगे अन्य प्रोनाउन को भी डिटेल में समझते हैं और इनके बारे में परिचित होते हैं, जानते हैं कि ये प्रोनाउन क्या करते हैं और इनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले करी थी। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इट डिनोट्स इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स। ये अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, ये सब चीज़ों को, इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स को ये दर्शाता है। ठीक है, जो अनिश्चित वस्तुएं होंगी, इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनको दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। अब इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंतर्गत कुछ प्रोनाउन ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी सारे प्रोनाउंस हैं, बट उन्हें याद रखना उतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं या रेगुलर रिवीजन में हैं तो। पहले तो इनको पहचानना आसान है। इनके अंदर में वन, बडी या थिंग लगा था, जैसे एवरीवन हो गया, समवन हो गया, है ना, नोवन हो गया और एनीवन हो गया। अब ये जो है ना, इनमें से जो शब्द हैं, जैसे एवरीवन, तो एवरीवन की हिंदी हर कोई होती है ना। और समवन जो वर्ड आप देख रहे हो इसकी हिंदी कोई होती है। उसी तरह से नोवन अगर आप देख रहे हो तो नोवन की हिंदी कोई नहीं होती है और एनीवन का कोई होता है। टेक्निकल अंतर है समवन और एनीवन में। समवन पॉजिटिव सेंटेंस में ही आ सकते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव या निगेटिव में एनीवन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो हिंदी दोनों का आपको सेम लग रहा होगा, पर इसके यूजेस में अंतर है, वो आप आगे सीखेंगे। इसी तरह से जो काम एवरीवन कर रहा है, जो हिंदी एवरीवन का है, वही हिंदी आपको एवरीबॉडी भी देता है, यानी दोनों सेम है। जो काम आप समवन से कम कर रहे हो, वही सेम काम आप समवन के बदले समबडी लगाकर भी कर सकते हो। उसी तरह से जो चीज़ आपको नोवन से मिलने वाली है, सेम वही हिंदी और वही यूज आपका नोबडी का होगा। और इसी तरह से एनीवन का जो मतलब रिप्लेसमेंट हो सकता है, जो इसके बदले आप चाहें तो लगा सकते हैं एनीबॉडी भी, तो सिमिलर है। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति के अलावा वस्तुओं के लिए भी प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और इसके लिए सुटेबल प्रोनाउन के रूप में एवरीथिंग मौजूद है हमारे पास। एवरीथिंग के अलावा इस लिस्ट में हमारे पास समथिंग भी है और समथिंग के साथ साथ इस लिस्ट में शामिल है नथिंग और फिर आगे इस लिस्ट में शामिल होगा एनीथिंग। अभी आप समझ तो रहे ही होंगे कि समथिंग और एनीथिंग लगभग एक ही है। जैसे एवरीथिंग का मतलब हर चीज, हर कुछ, ये एवरीथिंग है, और समथिंग का मतलब है कुछ, है ना, कुछ। उसी तरह से नथिंग की अगर मतलब निकाली जाए तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि नथिंग का मतलब कुछ नहीं होगा, और एनीथिंग का मतलब और समथिंग का मतलब सिमिलर जरूर है, पर आप जान चुके हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ये इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में यूज होता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करते हैं, जैसे कि आपका बोथ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ऑल भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सम भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एनी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है, नन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे आप सीखेंगे कि लिटिल शब्द भी जब प्रोनाउन का काम करेंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, और मच भी जब प्रोनाउन का काम करेंगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। हमारे इस लिस्ट में वन भी शामिल है, जिससे हमने थोड़ा देर पहले वन सेल्फ बनाया था, तो वन भी हमारे इसी लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो आप अभी देख रहे हो, इसमें हम मेनी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मेनी भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फ्यू शब्द भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ये सारे शब्द जो आप देख रहे हो, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, चाहे वो लिटिल हो, मच हो, मेनी हो, वन हो, नन हो, फ्यू हो, सम हो, ऑल हो, बोथ हो। ये सभी शब्द जब प्रोनाउन का काम करते हैं तो इंडेफिनिट
इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो एक बार हम इनके बारे में जान जाएंगे तो आगे इन्हें पढ़ना आसान हो जाएगा, कोई चीज़ नई नहीं लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को स्टडी करने में टाइम ज़्यादा लगेगा आगे आपको। एक्चुअली 3 ही प्रोनाउन को स्टडी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आपका पर्सनल प्रोनाउन जिसमें काफ़ी समय लग जाता है जानने में डिटेल से, दूसरा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें भी काफ़ी समय लगना ही है, आप समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा संख्या में है। और तीसरा जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में चर्चा करने वाले हैं अभी, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सबसे बड़ा प्रोनाउन है, सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोनाउन है और इसमें ही सबसे ज़्यादा समय लगता है रिलेटिव प्रोनाउन को सीखने में। जितना आप टोटल प्रोनाउन को सीखने में समय लगाओगे उतना अकेले एक रिलेटिव प्रोनाउन में भी लग सकता है, शॉर्ट में ये समझ लो, है ना। मुख्य रूप से 3 ही प्रोनाउन को सीखने में समय लगता है, एक पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। बाकी प्रोनाउन काफ़ी आसानी से कम समय में सीखे जा सकते हैं। इन पर प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना होता है क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादातर निकल के इन्हीं प्रोनाउन से आते हैं। ये बात और है कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन आसान है, फिर भी उससे काफ़ी सवाल होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी काफ़ी सवाल होते हैं। धीरे धीरे आप सुनते सुनते इन चीज़ों पर कमांड कर लोगे, है ना। तो आइए अब आज के लिस्ट में अगला प्रोनाउन ओपन करते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद, इंडेफिनिट तो आपने सीख ही लिया, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमारे इस लिस्ट में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद के इस सेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से परिचित होना चाहेंगे। अब जैसा कि नाम है, प्रश्न करने वाला प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये क्या करता है, इट आस्क्स क्वेश्चंस, ये सवाल पूछता है। ये तो कोई भी समझ सकता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो सवाल पूछेगा ही। अब इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, कई बार हम लोग जितना भी हु, हुम, भाट, विच, हुज सबको एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसी बात है नहीं। इसके अंतर्गत कुछ सेलेक्टेड शब्द हैं, एक हु और दूसरा इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, हु का हुम होता है, और जैसे आई का पजेसिव माई, माइन होता है, वैसे हु का हुज होता है। तो ये तीनों हु से ही बने रूप हैं, हु का ही ऑब्जेक्टिव, हु का ही पजेसिव, हु, हुम, हुज तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही के तीनों रूप हैं। इसके बाद अगला शब्द आता है व्हाट और फिर अगला शब्द आता है विच। बस ऐसा नहीं कि हाउ मेनी, हाउ फार सबको आप यहीं ला करके रख देना, बस इतने ही शब्द आएंगे जो कि प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो WH वर्ड आप जानते हैं वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, उनको आगे पढ़ना है। अभी इतने ही शब्द पढ़ना है। जैसे हु किसी व्यक्ति की जानकारी सब्जेक्ट के रूप में लेता है, हु आर यू, आप कौन है, ये आपके बारे में पूछ रहा है, जो कि व्यक्ति है। हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, यानी आने वाले के बारे में पूछ रहा है, आने वाला व्यक्ति ही होगा क्योंकि पूछताछ हु से की जा रही है, ठीक है। इसी के तरह अगर ये ऑब्जेक्ट हो व्यक्ति तो उसकी पूछताछ हुम से करते हैं। हुम आर यू कॉलिंग, आप किसे बुला रहे हैं, तो मतलब आप जिसे बुला रहे हैं वो तो आदमी है ही, पर बुलाने वाला कौन है, आप। तो सब्जेक्ट आप हुए, फिर जिसको बुला रहे हैं वो आदमी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आदमी अगर ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पता हुम से, और व्यक्ति अगर सब्जेक्ट है तो उसका पता हु से सवाल करके किया जाता है। किसी के पास क्या पोजीशन है, क्या अधिकार है, ये जानने के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसकी है। तो आप कलम के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, अधिकार जानना चाहते हैं तो हुज का प्रयोग करेंगे। अगर आपने इसको इस रूप में रखा होता, हुज पेन इज दिस, यह कलम किसकी है, तो भी सवाल तो आपका वही होता, पर इस जगह हुज नाउन के साथ आ रहा है और ये एडजेक्टिव बन जाता, और यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। थोड़ी सी बारीकी से पूरा मामला चेंज हो जाएगा। वही बात वाट पर भी लागू होती है। वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी वस्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ऐसे आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी के बारे में वो क्या कह करके, क्या शब्द से सवाल पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो रिक्वायर्ड होता है व्हाट होता है। इसी तरह से विच इज योर फेवरेट कलर, है ना, विच इज योर होम। तो जब आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल लाते हो जिसमें कि आप किसी व्यक्ति से किसी वस्तु के बारे में, सिलेक्शन के बारे में पूछते हो और आप कौन सा शब्द हिंदी में यूज करते हो, कौन सा, तो ऐसे में आप विच का प्रयोग करते हैं।
ध्यान रहे, जब आप कहते हैं विच कलर इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने इसका यूज नाउन के साथ किया है। तो जब भी ये सारे शब्द कौन कौन वाट, विच या हुज नाउन के साथ आते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, पर जब ये बिना नाउन के आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस तरह से हु, हुम, हुज, वाट और विच, इसके अलावा एक भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम इतने ही शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब बचता है आपके पास एक और शब्द, एक और प्रोनाउन मात्र पढ़ने के लिए, और ये लास्ट प्रोनाउन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन इट इज। ये प्रोनाउन कंजंक्शन के तरह काम करता है। इट ज्वाइंस टू क्लाउजेस, है ना, ये आपका दो क्लाउज को ज्वाइन करता है एंड रिलेट देम, और उनको क्या करता है, ये रिलेट करता है, उनके बीच ये संबंध को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन पड़ा है। इस प्रोनाउन की अगर हिंदी देखी जाए तो ये जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, इस टाइप का ये हिंदी देता है। ठीक है, इस टाइप के हिंदी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कर पाते हैं, आप कंसंट्रेशन रख पाते हैं, लंबे समय तक वीडियो देख पाते हैं, तो कम समय में ये आपको अच्छा कुछ दे सकता है ना। जिन बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिनको अच्छी एजुकेशन अपने क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है, उनके लिए चीप एंड बेस्ट, ये बहुत आसान सा, सिर्फ आपका समय लगेगा और ध्यान से पढ़ना होगा, चीज़ों को नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा और कुछ नहीं। और ये चीज़ें, यही चीज़ें ऑफलाइन में पढ़ाई जाती हैं और यही ऑनलाइन में। जिन बच्चों के पास समय नहीं है उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर हो सकता है। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर फिर से हु लिख रहे हैं, पर अब इसका अर्थ और यूज बदल जाएगा, है ना। अब ये दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा, ना कि कोई सवाल करेगा। तो हु, हुम, विच, दैट, एज, बट और आपका वाट, ये जब कनेक्टर के तरह काम करेगा ना, दो क्लाउज को रिलेट करेगा, उनको जोड़ेगा, तो उस समय ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। थोड़ा सा जटिल है और काफ़ी समय दे करके इसको सीखना पड़ता है। आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। अब दूसरा क्लाउज जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, हु हेल्प्स यू, जो तुम्हारी मदद करता है। तो इसमें दो क्लाउज हो गया, एक जो आपकी मदद करता है, ये वाला वर्ब बनाया क्लाउज हु हेल्प्स यू, और दूसरा आई नो द पर्सन। तो इस तरह से दोनों क्लाउज को रिलेट करा के जोड़ दिया किसने, हु ने, इसलिए इसका नाम रखा आपने रिलेटिव प्रोनाउन। आई नो, मैं जानता हूँ, एक क्लाउज हो गया, और दूसरा क्लाउज हो गया यू थिंक, मैं जानता हूं और आप सोचते हैं। अब इन दोनों को रिलेट करा देंगे, जोड़ देंगे व्हाट से। मैं जानता हूं आप क्या सोचते हैं, मैं जानता हूं जो आप सोचते हैं, है ना। तो ये दोनों को रिलेट कराया किसने, व्हाट ने, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। कुछ पैरामीटर है जिसके आधार पर हम कब हु के लिए जो के लिए हु यूज करेंगे, कब दैट यूज करेंगे, कब विच यूज करेंगे, सब पता होना चाहिए। यहाँ बट का यूज भी लेकिन नहीं होगा, जो होगा। और इस तरह से आपको यहाँ सिखाया जाएगा। ये काफ़ी डिटेल है, मैंने बोला था कि थोड़ा सा ये आपका यही प्रोनाउन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना या सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको मैं इस प्लेटफॉर्म की मदद से थोड़ा बहुत ज़रूर हेल्प कर पा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो आप इस सेशन को अपने और स्टूडेंट्स, अपने और दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से आप लोगों के बीच इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने इस फेवरेट चैनल GSP स्टडी पॉइंट पर। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वेरी चैनल। दैट्स ऑल, गुड बाय।